बात चीफ जस्टिस की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन के इजलास की अहम इजलास जिस अहम इजलास में मज़ीद एडिशनल जजेस की मंजूरी हो चुकी है। हाँ, देखिए पहले जब 8 जज लगाए गए थे तो वो लॉयर्स से लिए गए थे और डायरेक्ट एडिशनल जजेस, तो उस वक्त ना पंजाब की जो मातहत अदलिया थी उसमें बहुत अनरेस्ट था कि किसी सेशन जज को भी हाई कोर्ट में एलिवेट नहीं किया गया। और मैं समझता हूँ कि जो पिछले बार्स के इलेक्शन हुए हैं उनमें भी उसका काफ़ी इफ़ेक्ट है, क्योंकि बहुत सारी पॉलिटिक्स तो मातहत अदलिया से भी ड्राइव होती है। तो मातहत अदलिया में और सेशन जजेस में बहुत अनरेस्ट था कि सारी सीट्स जो हैं वो चली गई हैं लॉयर्स के पास और आपने सेशन जजेस को प्रमोट नहीं किया। तो आज 4 एडिशनल जजेस जो हैं वो सेशन जजेस से प्रमोट किए हैं लाहौर हाई कोर्ट में, और उनमें राजा गजनफर अली, तारिक बाजवा के और अम्बरीन गुल खान और तनवीर अहमद शेख साहब को जो एडिशनल जजेस लाहौर हाई कोर्ट के लगाया गया है, ये मातहत अदलिया से लगाया गया है। वैसे मेरा पर्सनल व्यू ये है कि हाई कोर्ट्स की 90% एलिवेशंस मातहत अदलिया से होनी चाहिए। ये डायरेक्ट जो एलिवेशंस हैं ये कोई इतनी प्रोडक्टिव नहीं है, नहीं समझता ये कोई ठीक तरीक़ाकार है। हमें मातहत अदलिया से हाई कोर्ट में आने का तरीक़ाकार भी आसान बनाना चाहिए और तेज़ भी बनाना चाहिए। अब भी सेशन जजेस अपने रिटायरमेंट के करीब जाकर पहुंच के ना तो हाई कोर्ट में एलिवेट होने का सोचते हैं, वो भी अगर चांस मिल जाए। जबकि जजेस तो 40 साल की उम्र में, 45 साल की उम्र में आ जाते हैं, तो फिर उनके पास आगे 15-20 साल का कैरियर होता है। सेशन जजेस जो प्रमोट होते हैं उनके पास इतना लंबा कैरियर मौजूद नहीं होता। लेकिन आज जो 4 जजेस आए हैं वो लोअर जुडिशरी से आए हैं। लेकिन एक और बड़ी अहम बात है, क्या? आज शुजात अली खान और बाकर नजफी फिर नहीं एलिवेट हो सके। देखें, तनाज़ा सारा शुजात अली खान और ये जो पीछे पाकिस्तान बार कौंसिल के एक मेंबर ने रिज़ाइन भी किया जो जुडिशल कमीशन के मेंबर थे और उनकी जगह एहसन बून साहब आए, तब भी ये था कि वो शुजात अली खान और बाकर नजफी की एलिवेशन पे उन्होंने भी एतराज़ किया था कि जब एक दफ़ा रिजेक्ट हो चुकी है और ऑब्जर्वेशन आ चुकी हैं तो दोबारा अंडर कंसिडरेशन क्यों आ रही है, और वो सुपरसीड भी हो चुके हैं। तो आज भी वो दोनों में से कोई भी सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट नहीं हो सका। वैसे तो 8 सीटें और 4 की गई हैं, तो 4 अभी बाकी हैं। दे स्टिल हैव अ चांस, मैं ये नहीं कहता, लेकिन आज दूसरी बार भी वो एलिवेट नहीं हो सके। और आज 4 जो सेशन जजेस हैं उनको प्रमोट किया गया है। देर आए दुरुस्त आए, लेकिन सेशन जजेस को ऊपर आने का मातहत अदलिया से हाई कोर्ट आने का, क्योंकि इन मातहत अदलिया के जजेस की तकर्री का काम जारी है। मातहत अदलिया के जजेस को ट्रायल का ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है, जुडिशल प्रोसेस का ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है, कोर्ट प्रोसीडिंग्स का ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है, फैसले लिखने का पता होता है, वो एक प्रोसेस से ऊपर आ रहे होते हैं। तो जो नए जजेस आप हाई कोर्ट से लगाते हैं वकला, उनको जुडिशल प्रोसेस का भी उस तरह नहीं समझ होती, फैसले उनकी परफॉर्मेंस और मातहत अदलिया से आने वाले जजेस की परफॉर्मेंस में फ़र्क होता है, और ये ज़्यादा एक्सपीरियंस होते हैं। मेरे ख्याल में तो ज़्यादा इनको लेना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ ट्रेंड है कि ज़्यादा वकला को लिया जाता है। अब आईनी बेंच में कुल जजेस की तादाद जो है वो 13 हो चुकी है। हाँ, वो बड़ी ज़बरदस्त। आप देखें ना जी, उसमें 5 जजेस और हैं, हाशिम काकड़ साहब, आमिर फारूक साहब, इश्तियाक इब्राहिम साहब, सलाउद्दीन पनोर और जस्टिस शकील अहमद साहब को आईनी बेंच में ले आए हैं। अब आईनी बेंच में हो गए 13। देखें क्यों आईनी बेंच के जजेस बढ़ाने की जरूरत थी पेश आई, आप समझें कि अब आगे एक तो आईनी बेंच के 2 बेंचेस बन जाएंगे, 7 रुकनी एक देख रहा है तो एक 5 रुकनी और बन जाएगा मामलात को देखने के लिए। लेकिन एक बात और समझें, मखसूस नशिस्तों का जो फैसला है उसकी भी नजर सानी आईनी बेंच ने सुननी है। तो अब जो है वो 13 रुकनी जो है वो जो आईनी बेंच मुकम्मल बैठ जाएगा तो वो मखसूस नशिस्तों की नजर सानी भी सुन सकता है और अक्सरियत से फैसला आ सकता है। और वो मखसूस नशिस्तों की जो नजर सानी है उसकी अब ये एक 26वीं आईनी तरमीम को सुना जाना है और एक मखसूस नशिस्तों को सुना जाना है। ये 2 अहम केस हैं जो मिलिट्री कोर्ट ट्रायल के बाद आईनी बेंच के पास आने हैं। इस वक्त तो एक बड़ा केस हमें नज़र आ रहा है वो मिलिट्री कोर्ट में सिविलियंस के ट्रायल का है जो इस वक्त चल रहा है, जो अब कंक्लूजन के करीब है, अगले एक हफ्ते में कंक्लूड होता नज़र आ रहा है। तो उसके बाद आईनी बेंच के पास 2 बड़े मुकदमे हैं जो हमें नज़र आ रहे हैं। एक मुकदमा नज़र आ रहा है हमें उसमें मखसूस नशिस्तों वाला और एक 26वीं आईनी तरमीम का। तो ये दोनों आपने ऊँट किसी करवट लगाने हैं।
تو اگر تو 26ویں آئینی ترمیم کی توثیق ہو جاتی ہے اور مخصوص نشستوں والا فیصلہ نیچے سے منصور علی شاہ والا اڑ جاتا ہے تو پھر تو پاکستان کا سیاسی منظرنامہ بہت بدل جائے گا. یہ دو جو مقدمات ہیں کافی بدل چکا ہے, مزید بھی بدل جائے. دیکھیں نہیں, ابھی تو ایف اینڈ بٹ ہے نا کہ جی اگر سپریم کورٹ 26ویں آئینی ترمیم کو ختم کر دے تو کیا ہوگا, اگر مخصوص نشستوں والا فیصلے پہ عمل درآمد ہو جائے تو کیا ہوگا. دیکھیں ابھی ایف اینڈ بٹس ہیں, لیکن یہ دو مقدمات کے فیصلے کے بعد میں سمجھتا ہوں نظام میں ایف اینڈ بٹس ختم ہو جائیں گے اور کافی حد تک جو ہے وہ حکومت مزید حکومت بھی مضبوط ہو جائے گی. دیکھیں اگر مخصوص نشستوں والا فیصلہ نیچے والا ختم ہو جاتا ہے اور حکومت کو مخصوص نشستیں مل جاتی ہیں تو پھر تو حکومت کے پاس 2/3 آ گئی. دیکھیں یہ مخصوص نشستوں والا فیصلہ جو مزید کوئی بلز رہ گئے یا مزید کوئی, دیکھیں جو مخصوص نشستوں والا فیصلہ ہے, ایک رائے یہ ہے کہ اس وقت جو وضاحتیں جاری کی جا رہی تھیں چیمبر میں بیٹھ کے وہ دراصل 26ویں آئینی ترمیم کو روکنے کے لیے کی جا رہی تھیں, 2/3 کو روکنے کے لیے کی جا رہی تھیں. اگر مخصوص نشستیں حکومت کو مل جاتی ہیں, وہ جو سسپینڈ کیا تھا, وہ کہتے ہیں منصور علی شاہ صاحب سسپینڈ کر کے امریکہ چلے گئے تھے اور وہ جو اس کو بعد میں لگنے بھی نہیں دیا گیا تھا اس کیس کو جب تک کہ سب کچھ نہ ہو جائے, تو وہ سب کچھ جو تھا وہ اگر حکومت کے پاس 2/3 آ جاتی ہے پھر تو آگے بہت کچھ ہو جائے گا. تو اس لیے یہ مخصوص نشستوں والا فیصلہ تو بہت ساری اگلی ترمیم کا راستہ کھول دے گا, اگلی کا آئین سازی کا راستہ کھول دے گا اور اس کے ساتھ ساتھ کافی راستے کھل جائیں گے. اور اگر 26ویں آئینی ترمیم کی بھی توثیق ہو جاتی ہے تو پھر تو میرا مطلب ہے آپ کہہ سکتی ہیں کافی اس سے کام آ جائے گا اور ifs اینڈ بٹس کافی ختم ہو جائیں گے اس میں میرے خیال میں. تو آج جو آئینی بینچ کے ججز میں اضافہ ہے وہ ہمیں یہ اشارہ دے رہا ہے کہ 2 بڑے کیس اب آئینی بینچ میں آنے والے ہیں اور جلدی ان کا فیصلہ بھی آنے والا ہے. وہ لگنے لگے ہیں. لیکن اس میں میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, نہیں میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں. پشاور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کو 60 دن کا ٹائم دیا تھا پچھلے ماہ کہ وہ کے پی کے سینٹ کے الیکشن 60 دن میں کرائیں. اب وہ کے پی کے سینٹ کے الیکشن رکے ہی صرف مخصوص نشستوں کی وجہ سے ہوئے تھے. تو جب آئینی بینچ مخصوص نشستوں والا فیصلہ کرے گا تب ہی کے پی میں سینٹ کے الیکشن کرانا چاہتی ہے حکومت. میرے خیال میں اب مخصوص نشستوں والا کیس لگ جائے گا کیونکہ کے پی میں سینٹ کے الیکشن بھی ہونے ہیں اور اس کی ایک بینیفیشری مولانا فضل الرحمان بھی ہوں گے کیونکہ وہاں مخصوص نشستیں زیادہ مولانا فضل الرحمان کو مل جائیں گی اور ان کی سینٹ کی ایک سیٹ بڑھ جائے گی. مطلب اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ مولانا فضل الرحمان, اگر مخصوص نشستیں حکمران اتحاد کو ملتی ہیں یا پی ٹی آئی کو نہیں ملتی ہیں یا سنی اتحاد کونسل کو نہیں ملتی ہیں تو کے پی میں اس کا فائدہ مولانا فضل الرحمان کو ہوگا. ان کو زیادہ مخصوص نشستیں ملیں گی, اس کے نتیجے میں ان کی سینٹ کی سیٹ میں اضافہ ہوگا اور وہ ڈائریکٹ بینیفیشری بھی ہوں گے اس کے. اسی لیے ہمیں نظر آتا ہے کہیں نہ کہیں مولانا اور پی ٹی آئی کے درمیان فاصلے, کیونکہ ابھی کے پی کا سینٹ کا الیکشن ہونا ہے.